हेलो दोस्तों, मैं रुपेश पटेल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी आरपीएस के। आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप 6 सेमेस्टर के बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाला है। और भी देख सकते हैं इन केस ऑफ अगर आप सेरीकल्चर या रेशम कीट के पालन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके वैराइटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या रेशम कीट के बारे में जानना चाहते हैं, कह सकते हैं कि सिल्क प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग इस क्लास से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। इसको मैं जितना सरल भाषा में हो सकेगा उतनी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें हम इसकी थोड़ा भूमिका बनाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिल्क वर्म के बारे में, यानी कि सिल्क वर्म का ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में सिल्क वर्म की कौन कौन सी स्पीसीज हैं या कह सकते हैं कौन कौन सी प्रजातियां हैं सिल्क वर्म की जिनको हम ग्रो करते हैं या जिनको हम पाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिनको हम नहीं पाल सकते लेकिन सिल्क प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल निभाती हैं। ऐसी प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे सिल्क वर्म को कैसे, मतलब कह सकते हैं बायोलॉजी ऑफ सिल्क वर्म के लाइफ हिस्ट्री के बारे में, पूरी लाइफ में कौन सी स्टेजेस आती हैं, कैसे ग्रोथ होती है उसकी, क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्योंकि हमें अगर किसी का पालन करना है तो उसकी लाइफ कैसे चलती है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। उसके बाद हम इसी लेक्चर में, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, आप एक टाइम पे ना देख पाएँ तो प्लीज़ इसी लेक्चर को 2 बार में देखिएगा। कंप्लीट सेरीकल्चर एक ही क्लास में, इस लेक्चर का मोटो है हमारा। हम ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएं जिससे कि आपकी भी टाइम की बचत हो, कि बार बार यूट्यूब के चैनल, मेरे चैनल पे आकर के बार बार छोटे 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक जगह पे एक टॉपिक को पूरा कंप्लीटली देखें। और आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसी रेंज में जब बायोलॉजी हम पढ़ लेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे रेशम कीट पालन। वहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, रेशम कीट को कैसे पालते हैं। तो रेशम कीट पालन में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसके भोजन की। जो रेशम कीट जो है हमारा सिल्क वर्म, वो क्या खाता है, तो पहले हम उसके प्रोडक्शन की बात, लीफ प्रोडक्शन, जैसे कि इन केस ऑफ जो सिल्क वर्म है बॉम्बेक्स मोराई, है ना, सहतूत का रेशम कीट, तो हम सहतूत की पत्तियां खाता है, तो हम पहले सहतूत की खेती पढ़ेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन होंगे, क्या कैसे करते हैं तैयारी, कैसे पत्तियां हार्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, पत्तियों को कैसे रखना चाहिए उसके बारे में। फिर हम स्टार्ट करेंगे रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म को कैसे पालते हैं, क्या प्रोसेस अपनाते हैं, कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। दूसरा स्टेप है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। फिर तीसरा स्टेप इसमें आता है, इसको बोलते हैं रीलिंग या कोकून से रेशा अलग करना, वो प्रोसेस है। उसके बाद थ्रेड बनाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाते हैं जिससे सिल्क वर्म या सिल्क प्रोडक्शन पूरा हो जाता है। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे, ये सारे होने के बाद में स्टडी करेंगे कि रेशम कीट पर कोई बीमारी या कोई इंसेक्ट या कोई उसका शत्रु जो भी हो वो लगता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे और
उसका निवारण करने के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिल्क वर्म के बारे में। सिल्क वर्म या सिल्क मॉथ, आप देख सकते हैं सिल्क वर्म या सिल्क मॉथ, हिंदी में इसको रेशम कीट बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम क्या है? वॉम्बेक्स मोराई या वॉम्बेक्स मोरी भी बोल देते हैं। तो आप जैसा प्रोनाउंसिएशन कर पाएँ उस हिसाब से पढ़िएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली बॉम्बाइसिडी। आप इस लीफ पर जो मोरस सलवा यानी कि सहतूत की लीफ है, इस पर सारी स्टेजेस आप इसकी देख सकते हैं। ये वयस्क कीट है, ये उसका प्यूपा या कृमिकोश हिंदी में बोलते हैं वो है, ये है इसका लार्वल स्टेज और ये एग्स हैं, है ना। तो ये सारे के सारी स्टेज या इसमें ये सारी स्टेजेस इसी एक ही पिक्चर में आपको दिख रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, जैसे कि हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले पता करते हैं वो कहाँ पाया जाता है। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें उसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, कहाँ कहाँ वितरित होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये चाइना was the first country to know about the silk industry, but today this industry is found all over Asia, Europe and America। सबसे पहले ये चाइना में पाया जाता था, लेकिन आज के समय में ये एशिया, यूरोप और अमेरिका में भी पाए जाते हैं। मेजर सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज, है ना, सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है मेजर कौन कौन सी हैं वर्ल्ड में? जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन, इंडिया एंड बर्मा। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके 6 सेमेस्टर जो है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छा आप लोगों के लिए करने की कोशिश करता हूँ। हिंदी में रेशम कीट के विषय में सर्वप्रथम चीन में मालूम हुआ था, परंतु आजकल एशिया, यूरोप, अमेरिका आदि में सभी जगह पर पाया जाता है। विश्व में रेशम जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन, भारत तथा बर्मा में अधिक पैदा होता है। आगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेशम कीट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले after the honey bee, the silkworm is the second most beneficial insect to human। ह्यूमन के लाइफ में हनी बी के बाद में दूसरा बेनिफिशियल इंसेक्ट जो महत्वपूर्ण कीट है वो होता है सिल्कवर्म। क्योंकि हनी, नेक्स्ट पॉइंट, हनी बी प्रोवाइड फूड वेयर एज सिल्कवर्म प्रोवाइड क्लॉथिंग। हनी बी से फूड मिलता है लेकिन सिल्कवर्म से वस्त्र मिलते हैं, यानी कि कपड़े बनते हैं। इन एंशियंट टाइम चाइना सोल्ड सिल्कवर्म एट द प्राइस ऑफ गोल्ड। पूर्व के समय में या फिर कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम में चाइना सिल्क को गोल्ड के भाव में, गोल्ड के रेट में बेचता था। नेक्स्ट, इवन टुडे सिल्क हैज ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अभी भी सिल्क की बहुत आर्थिक महत्व है। अपार्ट फ्रॉम क्लॉथिंग, सिल्क इज
आल्सो इम्पॉर्टेंट इन वारफेयर एज ए एप्रेक्यूट्स आर मेड फ्रॉम इट। कहने का मतलब ये है कि सिल्क से क्लॉथ बनते हैं जो क्लॉथ का यूज होता है, जैसे कि पैरासूट वगैरह बनाने में, या फिर आपने देखा होगा कि उड़न तश्ती वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हल्के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑयल इज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द तसार सिल्क मॉथ। एक इसी की सिल्क मॉथ की स्पीशीज होती है तसार, उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तेल निकाला जाता है, जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आर्थिक महत्व में आप देख सकते हैं हिंदी में भी, मधुमक्खी के पश्चात ये रेशम कीट दूसरा लाभदायक कीट है जिससे मनुष्य को काफ़ी लाभ होता है। मनुष्य से यदि खाद्य मिलता है, मधुमक्खी से यदि खाद्य मिलता है, खाद्य पदार्थ मिलता है, तो रेशम कीट से वस्त्र मिलते हैं। प्राचीन काल में चीन सोने के तौल पर या सोने के भाव में रेशम कीट को बेचता था। आज भी इसका महत्व बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। वस्त्रों के अतिरिक्त युद्ध में प्रयोग होने वाले युद्ध में भी इसका महत्व है, क्योंकि हवाई छतरियाँ है ना, इसी से बनाई जाती हैं। दूसरा है, इसके अतिरिक्त तसार सिल्क मॉथ जो मैंने पहले बताया आप लोगों को, उससे तेल भी निकाला जाता है जो मेडिसिनल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आप लोग हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप प्रेफर करते हो, मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की है, जिसमें आपको अच्छा लगे या जिसमें आप समझ सकें आसान भाषा में, उसमें आप नोट डाउन कर लें। अब बात करते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क कैसे बनता है, क्या होता है। देखो, सबसे पहले व्हेन सिल्क वर्म लार्वी आर फुल्ली ग्रोन, जब लार्वा की ग्रोथ पूरी हो जाती है ना, दे स्पिन अ सिल्की कोकून अराउंड देयर बॉडीज। ये अपनी बॉडी के चारों तरफ एक सिल्की कोकून बनाते हैं, जो प्यूपल स्टेज में यानी क्रीम कोश वाली स्टेज में बनाते हैं, है ना, पहुंचने के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द कोकून इज मेड ऑफ अ सिंगल कंटिन्यूअस थ्रेड। कहने का मतलब ये है, जो कोकून बना होता है इनका, देख सकते हैं आप, ये कोकून है ना, तो ये एक सिंगल कंटिन्यूअस थ्रेड होता है। थ्रेड यानी कि धागा होता है, एक ही धागे का पूरा बना होता है। आप देख सकते हैं ये इसका लार्वा जो है वो कोकून फॉर्मेशन करने लगा, स्टार्टिंग किया है ना। दीज थ्रेड आर कलेक्टेड, ट्विस्टेड टुगेदर एंड मेड इनटू स्ट्रॉन्ग सिल्क यार्न। ये जो थ्रेड होते हैं इनको एक साथ कलेक्ट किया जाता है, फिर उनसे सिल्क यार्न यानी कि ऊन जैसी स्ट्रक्चर या सिल्क धागा बनाया जाता है, विच इज लेटर वूवन इनटू क्लॉथ। फिर इसको हम क्लॉथ को बनाने में सहायता लेते हैं या क्लॉथ को, कपड़े को बनाने में प्रयोग करते हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं सिल्क क्या होता है, कैसे बनता है। रेशम कीट की सूंडी जब पूर्ण विकसित हो जाती है, ये पूर्ण रूप से बढ़ जाती है, तो वे अपने शरीर के चारों ओर रेशमी कोका बनाकर कोशावस्था में बदल जाती हैं। आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ये इनिशियल स्टेज है और ये बाद की स्टेज है जो कंप्लीट कोकून बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रेशमी कोका एक ही धागे का बना होता है।
या रेशमी कोका एक ही धागे का बना होता है। इन धागों को इकट्ठा करके आपस में मिलाकर मजबूत रेशमी डोरा बनाया जाता है, जिससे बाद में कपड़े आदि बुने जाते हैं। नेक्स्ट है अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है, जिसका नाम है काइंड ऑफ सिल्कवर्म या स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म, है ना, या टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म। ये सारे टॉपिक्स सारे नाम एक ही टॉपिक के हैं। तो आप ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। इसमें लिखा हुआ बिसाइड मलबरी सिल्कवर्म, बॉम्बेक्स मोराई या मोरी, देयर आर सेवरल अदर स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म, सम वाइल्ड, सम सेमी डोमेस्टिक एंड अदर डोमेस्टिकेटेड। कहने का मतलब ये है कि बॉम्बेक्स मोराई या शहतूत के सिल्कवर्म के अलावा और भी स्पीसीज होती हैं सिल्कवर्म की, जिसमें से कुछ जंगली होती हैं, कुछ अर्ध जंगली होती हैं, या कह सकते हैं अर्धपालित होती हैं, और कुछ पालित होती हैं यानी पाली जा सकती हैं, जिनको हम कंट्रोल्ड एरिया में पाल सकते हैं। हिंदी में शहतूत के रेशम कीट के अतिरिक्त और भी निम्नलिखित रेशम कीट की जातियां हैं, जिनमें से कुछ जंगली, कुछ अर्धपालित और कुछ या अन्य पालित होती हैं। तो ये कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं आप देख सकते हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं, जिनके नाम हैं क्रमशः तसार सिल्कवर्म, इरी सिल्कवर्म, सी मूंगा सिल्कवर्म, डी देव मूंगा सिल्कवर्म एंड ई मलबरी सिल्कवर्म। आप ये पांचों सिल्कवर्म की जातियों को देख सकते हैं। इनके क्रमशः साइंटिफिक नेम हैं एथेरिया पैफिया। इरी सिल्कवर्म, तसार सिल्कवर्म का साइंटिफिक नेम है एथेरिया पैफिया। इरी सिल्कवर्म फिलोसोमिया रिशनिया। मूंगा सिल्कवर्म का है एथेरिया असेमेनेंसिस। देवा मूंगा या देव मूंगा सिल्कवर्म का है थायो पाउलो रिलीजियोसा। मलबेरी सिल्कवर्म का पहले से आप लोग जानते हैं बॉम्बेक्स मोराई या बॉम्बेक्स मोरी। आपके सिलेबस में बॉम्बेक्स मोरी ये पूर्णतः पालित सिल्कवर्म है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को बताया गया। यानी कह सकते हैं कि हम सिलेबस में आपके यही पांचवा सिल्कवर्म ही है, लेकिन हमें पांचों के बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तसार सिल्कवर्म से। मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ आपको कि ये सिल्कवर्म जैसे लिखा हुआ है, इट इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ बंगाल, आसाम एंड मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बंगाल, आसाम, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इट फीड ऑन साल, बेर, गुलार एंड अदर लीव्स। ये साल, बेर और गुलार की पत्तियों को खाते हैं। ये सेमी डोमेस्टिक इंसेक्ट होते हैं, इनको अर्धपालित बोला जाता है। ये पूर्णतया पालन इनका नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, द लार्वा फॉर्म अ लाइट ब्राउन येलो कोकून। इसका जो कोकून मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो कोकून जो होता है ब्राउन कलर का या फिर येलो कलर का होता है, विच हैंग फ्रॉम ट्री ब्रांचेस बाय अ स्टॉक। कहने का मतलब ये है, ये जो शाखाएं होती हैं उनसे लटकता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सिल्क
ऑफ्टेन इज कॉपर कलर्ड और एलोइस। इसका जो सिल्क यानी कि रेशम जो इससे मिलेगा वो कॉपर कलर का होगा या एलोइस कलर का होगा। द इंटायर फिलामेंट, जो पूरा धागा होगा, इज रील्ड टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी सिल्क। ये गुड क्वालिटी सिल्क इससे प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनदर स्पीसीज। इसकी एक और स्पीसीज है तसार सिल्कवर्म की, एथेरिया प्रोपोरिलाई, इज फाउंड इन द हिमालय फुटहिल्स, या जो कि हिमालय की तलहटी में पाया जाता है, जिससे वाइट कलर का कोकून मिलता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों को एक डाउट हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें मैं क्वेश्चन साथ साथ में बताता चलूँगा आप लोगों को। जैसे तसार सिल्कवर्म है, इस छोटे क्वेश्चनों में आ गया तसार सिल्कवर्म क्या है, या तसार सिल्कवर्म पे टिप्पणी लिखें शॉर्ट फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं। या फिर आपको डिटेल में आ जाए कि टाइप ऑफ सिल्कवर्म, तो सारी पांचों वेराइटीज़ के बारे में आपको लिखना होगा। आपको मैं पिक्चर के हिसाब से भी समझाता चलूँगा। आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं। ये है तसार सिल्कवर्म, है ना। ये तसार सिल्कवर्म का वयस्क या एडल्ट है ना। ये लार्वा आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से स्टेम में लटक रहा है, हैंगिंग, है ना, हैंग हो रहा है। ये इसका प्यूपा है, फिर ये एडल्ट है, और ये कंप्लीट लाइफ साइकिल इसकी है। ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के इंसेक्ट होते हैं, इसीलिए इसमें 4 स्टेजेज आती हैं। कौन कौन सी? एग, लार्वा, प्यूपा, जिसको हम कोकून भी बोलते हैं, और एडल्ट या वयस्क, अंडा, लार्वा, कृमिकोश, और ये इसको हम बोलते हैं वयस्क। हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं। या बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के जंगलों में पाया जाता है, जो कि साल, बेर, गूलर या प्यार आदि की पत्तियां खाता है, या अर्धपालित कीट है। इसको पूर्णतया पालित नहीं कह सकते, ये अर्धपालित कीट है। इसकी सूंडी हल्का भूरा या पीला कोकून बनाती हैं, जो कि वृक्षों पर डंठल द्वारा लटका रहता है। जो कोकून होता है वृक्षों पर डंठल द्वारा, जो कोकून होता है वो वृक्षों पर डंठल से लटका रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके कोकून से रेशम जो निकलता है वो तांबे के रंग का होता है, लाली युक्त, है ना। तांबा कैसा होता है? हल्का लालिमा लिए होता है ना, पीत वर्ण का होता है। इसका पूरा धागा उधेड़ने पर लपेट दिया जाता है, जिससे अच्छे प्रकार का रेशम प्राप्त होता है। इससे गुड क्वालिटी का रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम की एक और जाति है जिसका नाम है एथेरिया प्रोली, हिमालय की तलहटी में पाया जाता है, और इससे सफ़ेद रंग का कोका या कोया प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इरी सिल्कवर्म। आप लोगों को पांचों नाम याद रहने चाहिए। कौन कौन से? तसार, इरी, मूंगा, देव मूंगा और मलबरी सिल्कवर्म। तो दूसरा क्या है? इरी सिल्कवर्म। इसके बारे में इट वाज मेनली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, बट नाउ इट इज आल्सो फाउंड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड मद्रास। जनरली ये असम के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा और मद्रास में भी अब पाया जाने लगा है।
इट्स लार्वी फीड ऑन कैस्टर। इसका नाम आप लोग ने ध्यान से देखा होगा, फिलोसेमिना मिया रिशनिया। रिशनिया ये कैस्टर है। कैस्टर का साइंटिफिक नेम होता है रिशिनस कम्युनिस, है ना। रिशिनस कम्युनिस की पत्तियों को खाता है, इसीलिए इसको हम फिलोसेमिया रिशनी बोलते हैं। द सिल्क ऑफ टेन इज मिल्की वाइट और वाइट इन कलर। मिल्की वाइट कलर या वाइट कलर का इसका सिल्क होता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। एडी सिल्कवर्म ये होता है, ये दोनों एडल्ट हैं, ये कह सकते हैं वयस्क हैं, ये लार्वा है और ये कोकून्स इसके हैं। नेक्स्ट, ये हिंदी में अब लिखा हुआ है। यह मुख्य रूप से असम के जंगलों में पाया जाता है, परंतु अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास में भी पाया जाता है। इसकी सूंडी अरंडी रिसिनस कम्युनिस की पत्तियां खाती है, जिससे इससे प्राप्त होने वाला रेशा दुधिया रंग का या सफ़ेद दुधिया रंग का या सफ़ेद रंग का होता है। नेक्स्ट है मूंगा सिल्कवर्म, एथेरिया असमेनेंसिस। इसका डिटेल में देखते हैं क्या क्या डिटेल है इसकी। दिस सिल्कवर्म इज फाउंड इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड असम। इट इज अ सेमी डोमेस्टिकेटेड इंसेक्ट। द लार्वी फीड ऑन सिनेमॉन, मैचिलस एंड सिमिलर प्लांट। इसी तरीके के प्लांट पे ये सरवाइव करती हैं या उसकी पत्तियां खाती हैं। ये सेमी डोमेस्टिकेटेड इंसेक्ट है, यानी कि अर्धपालित कीट है। इसके कोकून से मिल्की या एलोइस पिंक कलर का सिल्क मिलता है। द सिल्क ऑफ्टेन फ्रॉम इट इज कॉल्ड मूंगा सिल्क। इससे प्राप्त सिल्क को हम मूंगा सिल्क बोलते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, ये मूंगा सिल्क का वयस्क है, ये लार्वल स्टेज है या लार्वा है, ये प्यूपा। इसी प्यूपा से ही हमें कोकून मिलता है या कि सिल्क मिलता है। मूंगा रेशम कीट, जो हिंदी में अभी जो हमने इंग्लिश में पढ़ा वही हिंदी में भी लिखा है। यह कीट पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा असम में पाया जाता है। यह अर्धपालित कीट है, जिसकी सूंडी सिनेमॉन, मैकिलिस आदि पौधों की पत्तियां खाती है। इसके कोए का रंग दूधिया अथवा पीले गुलाबी रंग का होता है। इससे निकलने वाले रेशम को मूंगा कहते हैं। आप लोगों सबको ये बात पता है। नेक्स्ट है देव मूंगा सिल्कवर्म। देव मूंगा सिल्कवर्म, इट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड हिमालय फुट हिल्स, है ना। उत्तर प्रदेश और हिमालय के तलहटी में ये पाया जाता है। द लार्वी फीड ऑन मंगोलिया एंड फाइकस प्लांट। मंगोलिया और फाइकस प्लांट की पत्तियों को ये खाता है। द सिल्क थ्रेड ऑफ्टेन इज स्ट्रॉन्ग, कोर्स एंड टफ एंड इज मेनली यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट। इसका जो सिल्क होता है वो स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, कोर्स मोटा होता है एंड टफ होता है थोड़ा सा, एंड इज मेनली यूज फॉर मेकिंग अ फिशिंग नेट, जो कि मछली पकड़ने वाले नेट को बनाने के लिए पाया जाता है। प्लीज़ आप लोग ने अगर अभी तक बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और नए अंदाज में अच्छे वीडियोस बनाकर लाऊं। आप देख सकते हैं देवमुंगा उत्तर प्रदेश हिमालय के तराई क्षेत्रों में, तलहटी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी सूंडी मैग्नोलिना या फाइकस, जिसको हम बोलते हैं बरगद वगैरह, बरगद हो गया, पीपल हो गया, इनकी पत्तियों को खाते हैं। इससे प्राप्त होने वाला धागा काफ़ी मजबूत, खुरदुरा और मीठा होता है। अतः अधिकतर प्रयोग मछली पकड़ने वाले जाल बनाने में किया जाता है। लास्ट मलबरी सिल्कवर्म। इससे पहले हमने पढ़ा है तसार सिल्कवर्म, तसार सिल्कवर्म, दूसरा था इरी सिल्कवर्म, मूंगा सिल्कवर्म, देव मूंगा सिल्कवर्म और अब मलबरी सिल्कवर्म, जो डिटेल में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में यही सिल्कवर्म है और ये पूर्णतया पालित सिल्कवर्म है। कह सकते हैं कि इसको हम पाल सकते हैं, इसीलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिखा है दिस इज द मोस्ट कॉमनली रेयर्ड सिल्कवर्म इन इंडिया। इट लार्वी फीड ऑन मलबरी लीव्स। ये मलबरी यानी कि सहतूत की पत्तियों को खाता है। ये रेयर्ड यानी कि पालित सिल्कवर्म है। द कोकून इज वाइट इन कलर एंड प्रोड्यूस द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क। सबसे पतला सिल्कवर्म सिल्क देता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। आप हिंदी में भी इसका ही देख सकते हैं। सहतूत का रेशम कीट या रेशम का कीट हमारे देश में अधिकतर पाला जाता है। इसकी सूंडी सहतूत की पत्तियां खाती है। इसके कोए का रंग सफ़ेद होता है तथा इससे मिलने वाला रेशम उत्तम किस्म का होता है। मिलने वाला रेशम उत्तम किस्म का होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म की जीवन इतिहास, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, कौन सी स्टेज आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ज़्यादातर पूछा जाता है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चनों में, तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के नज़रिए से ही देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द सिल्कवर्म मॉथ इज अबाउट 30 mm लॉन्ग विथ wings span of 40 to 50 mm and creamy white in color। इसका जो सिल्कवर्म होता है आप पहले भी देख चुके हैं। आप पहले भी देख चुके हैं कि वो क्रीमी वाइट कलर का होता है, जो 30 mm का, अगर उसके विंग्स फैले नहीं होते हैं तो 30 mm का अगर विंग फैलाता है तो वो 40 से 50 mm का साइज का होता है। नेक्स्ट द मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट है द मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ मेल जो होता है फीमेल से छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हेड बियर्ड a pair of black compound eyes and bipectinate antennae। इसमें बाइपेक्टिनेट एंटीनी पाई जाती है और ब्लैक कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है माउथ पार्ट आर वेस्टेंजियल। एडल्ट जो होता है उसमें वेस्टेंजियल माउथ पार्ट पाया जाता है। हेंस एडल्ट डू नॉट फीड एंड लिव ओनली फॉर
2 to 7 days, 2 से 7 दिन तक ही जीवित रहता है, क्योंकि इसमें माउथ पार्ट फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, या कह सकते हैं अर्ध विकसित होता है, जिससे वो खाना या लीफ को अधिक नहीं खा सकते, जिसकी वजह से इनका लाइफ साइकिल 2 से 7 दिन का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द थोरेक्स इज नैरो इन फ्रंट एंड ब्रॉड इन बिहाइंड। इसका जो थोरेक्स होता है आगे की तरफ पतला होता है और पीछे की तरफ चौड़ा होता है। एब्डोमेन हैज 8 to 9 सेगमेंट्स एंड इज थिक, यानी कि घने होते हैं। एंड बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर्स, इसकी पूरा शरीर जो होता है हेयर से कवर्ड होता है, हेयर से ढका रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैटिंग अकर्स विथ द टिप ऑफ द एब्डोमेन टचिंग फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल। फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होता है। इनमें मैटिंग, जब भी मैटिंग करते हैं तो इनके फेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और ये मैथुन करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसमें पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को बताए इसमें दिख रहे हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि ये 30 mm है ना, इसको 30 mm कर लीजिएगा। क्रीमी वाइट कलर का है ये 30 mm। अगर जो ये 30 mm का है, अगर ये विंग्स नहीं फैलाता है और विंग्स फैलाता है तो 40 से 50 mm का होता है। देख सकते हैं पैक्टिनेट या बाईपैक्टिनेट टाइप के इसमें एंटीनी पाई जाती हैं। आइज कंपाउंड आइज होती हैं और ब्लैक्स होती हैं। इसका पूरा शरीर देखो आप हेयर से ढका हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट मैंने बोला था आपको इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है इसमें 4 विकासात्मक स्टेजेस या अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एडल्ट, एग्स, लार्वा और प्यूपा। कौन कौन सी? एडल्ट यानी कि वयस्क, एग यानी कि अंडा, लार्वा यानी कि इल्ली और प्यूपा यानी कि कृमि कोश। तो इसकी ये अवस्थाएं होती हैं। इसके लार्वा स्टेज में 5 इंस्टार बनते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। देन फुल्ली मेच्योर लार्वा हो जाता है। वो अपने ऊपर थ्रेड को बनाता है और कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही कोकून से अगर जो हमें इसको एज ए थ्रेड इस्तेमाल करना है तो इसका अंदर का प्यूपा का जो कीट होता है उसको मार देते हैं, जिससे कि वो थ्रेड को ना काट पाए। अगर इससे हमें एडल्ट लैंड डेवलप करना है तो इसको हम एज इट इज सर्वाइव करने देते हैं। आप देख सकते हैं एडल्ट से, इसमें एडल्ट के बाद में जो एग बनता है वो कुछ अंडे जो होते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर डायापॉज में चले जाते हैं और हाइबरनेटिंग करते हैं। फिर बाद में इनका हैचिंग पीरियड डिले हो जाता है, यानी कि अंडे से लार्वा निकलने का टाइमिंग लेट हो जाता है ना।
ये कभी कभी 8 से 14 दिन का भी हो सकता है ना। नॉर्मल लार्वा 6 से 12 दिन के अंदर हैच हो जाता है। अंडे से लार्वा 6 से 12 दिन में निकल आता है। ये स्टार्स होती हैं लार्वल की। आप आशा करता हूँ कि ये मेटामॉर्फोसिस, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ये समझ में आ गया होगा। जीवन इतिहास के बारे में आप लोग हिंदी में देख सकते हैं। रेशम कीट एक शलभ है जो लगभग 30 मीटर या 30 मिलीमीटर, या नहीं कह सकते, 30 मिलीमीटर लंबा, पंख विस्तार इसका 40 से 50 मिलीमीटर होता है। इसका रंग पीताभ श्वेत होता है। नर मादा की अपेक्षा छोटा होता है। सिर छोटा, एक जोड़ी गोल काले नेत्र पाए जाते हैं। द्विशाखाकार बाइपेक्नेट एंटीनी पाई जाती है इसमें। मुखांग अविकसित होता है, वेस्टेंजियल टाइप का, अब मैंने बताया था आप लोगों को, अविकसित होता है, जिसकी वजह से ये इसका प्राण जो होता है 2 से 7 दिन तक ही जीवित रहता है। वक्ष आगे की ओर पतला और पीछे की ओर चौड़ा होता है। इसका वक्ष जो सिर वक्ष यानी थोरेक्स, इसका आगे की ओर पतला और पीछे की ओर चौड़ा होता है। इसकी अगली जोड़ी पंखों पर कुछ मटमैले रंग की भूरी तिरछी धारियां पाई जाती हैं। इसके उदर में 8 से 9 खंड होते हैं और उदर मोटा होता है। प्रौढ़ का सारा शरीर रोमों से ढका रहता है। मैंने पिक्चर में आप लोगों को दिखाया ही है कि इसका पूरा शरीर रोमों से या रोमों से ढका रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नर तथा मादा कीट उदर की ओर नोक से नोक सटाकर, इनका जो उदर होता है एब्डोमेन, उसकी नोक से नोक सटा करके मैथुन करते हैं और निषेचन मादा के शरीर के अंदर ही होता है। इसमें पूर्ण रूपांतरण पाया जाता है, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो एडल्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं इसके अंडे के बारे में। अंडा कैसा होता है, एग कैसा होता है। आफ्टर मैटिंग के बाद में फीमेल ले एग्स एट नाइट इन क्लस्टर ऑन मलबरी लीफ के ऊपर। इसका जो एडल्ट फीमेल होती है वो अंडे देती है नाइट में, यानी कि रात में। अबाउट 300 से 400 एग्स आर लेड एट अ टाइम। एक टाइम पर 300 से 400 अंडे तक ये देती हैं। एग्स आर फ्लैट, राउंड एंड वाइट, टर्निंग ब्राउनिश ब्लैक बिफोर हैचिंग। हैचिंग के पहले इसके जो अंडे होते हैं वो राउंड गोल होते हैं, वाइट कलर में होते हैं, जो कि ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट होते रहते हैं। ब्राउनिश ब्लैक कलर में हैचिंग की तरफ जैसे जैसे आगे स्टेज बढ़ती हैं वो ब्राउन ब्लैक कलर में कन्वर्ट होते रहते हैं। एग्स हैच इन 10 to 12 days इन समर एंड अबाउट 30 days इन विंटर। मैंने बताया था कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर में, है ना। डायापॉज या हाइबरनेशन में चले जाते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो ये 30 दिन में अंडे से लार्वा निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सम रेसेस सो विंटर डायपॉज, मैंने अभी बताया, प्रोड्यूस 1 जनरेशन पर ईयर। इसकी कुछ प्रजातियों में विंटर डायपॉज पाया जाता है, जिसकी वजह से एक साल में इसकी एक ही प्रजाति विकास करती है, एक ही जनरेशन ग्रोथ करती है। तो उसको हम यूनिवोल्टाइन कहते हैं। इन इंडिया मल्टीवोल्टाइन रेसेस
आर कॉमनली प्रोड्यूस 2 to 7 जनरेशन एनुअली। मल्टी वोल्टाइल आपके सिलेबस में एक टॉपिक है वोल्टिज्म। ये वोल्टिज्म यही है। वोल्टिज्म क्या होता है? नंबर ऑफ जनरेशन्स इन द एयर। एक साल में पीढ़ी दर पीढ़ी विकास को हम वोल्टिज्म बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, यूनिवोल्टिज्म और मल्टी वोल्टिज्म। यूनिवोल्टिज्म एक साल में एक ही जनरेशन या पीढ़ी विकास करती है, जबकि एक से अधिक पीढ़ी जब एक साल में विकसित होती हैं या जनरेशन होती हैं तो हम उसको मल्टी वोल्टाइन कहते हैं। ये आप लोग टर्म्स याद रखिएगा, यूनिवोल्टाइन और मल्टी वोल्टाइन। वोल्टिज्म आपके सिलेबस में है। एग्स आप देख सकते हैं राउंड शेप के, वाइट कलर के हैं, क्रीमी वाइट कलर के, जो कि जैसे जैसे हैचिंग की तरफ बढ़ेंगे तो ये ब्राउन ब्लैक इस कलर में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब हिंदी में पढ़ लीजिएगा। मैथनोप्रांत मादा रात्रि में अंडे देना शुरू कर देती है। अंडे शहतूत की पत्तियों पर चिपकाकर समूह में दिए जाते हैं। मादा एक बार में लगभग 300 से 400 अंडे देती है। प्रत्येक अंडा चपटा गोलाकार सफ़ेद रंग का होता है, जो पकने पर भूरे काले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडे फूटने का समय गर्मियों में 10 से 12 दिन तथा सर्दियों में 30 दिन का होता है। इसकी कुछ जातियों के अंडे सर्दियों में नहीं फूटते हैं, जिससे ये शीत निष्क्रियता, इसको हम डायापॉज या हाइबरनेशन बोलते हैं, में चले जाते हैं। इसकी वजह से प्रतिवर्ष एक ही पीढ़ी पाई जाती है। ऐसी जातियों को एक पीढ़ीय जात या यूनिवोल्टाइन रेस कहते हैं। इस प्रकार की जातियां विदेशों में व ठंडे देशों में पाई जाती हैं। हमारे देश में अधिकतर बहुपीढ़ी मल्टी वोल्टाइन जातियां पाई जाती हैं, जिसकी साल में लगभग 2 से 7 पीढ़ियां विकास करती हैं। नेक्स्ट है लार्वा। न्यूली हैच्ड लार्वा आर अबाउट 3 mm लॉन्ग एंड ग्रे इन कलर। जो नया लार्वा होगा वो 3 mm लंबा होगा और ग्रे कलर का होगा। दे हैव चिविंग टाइप माउथ पार्ट। इनमें चिविंग टाइप माउथ पार्ट पाया जाएगा। 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स पाए जाते हैं और 5 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग्स पाए जाते हैं। इसमें 3 जोड़ी थोरेक्स पे लेग पाए जाएंगे और 5 जोड़ी एब्डोमेन लेग्स पाए जाते हैं, जो कि मेनली एब्डोमेन के चौथे या तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे और 8वें खंड पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डॉर्सल स्पाइन्स इज प्रेजेंट ऑन द 8th abdominal segment. Larva start feeding on mulberry leaves immediately and undergoes 4 molt, है ना, 4 बार मोल्टिंग करेगा, तब जाके 5वें इंस्टार सॉरी दोस्तों, 5वें इंस्टार के बाद में वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फुल्ली ग्रोन लार्वी आर about 75 mm in length. Larval life is 30 to 35 days longer in cold condition. कोल्ड कंडीशन में ये 30 से 35 दिन तक सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर प्यूपेशन 5th इंस्टार लार्वी स्पिन। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि इसके लार्वा में 4 बार मोल्टिंग होने के बाद 5वां इंस्टार जो बनता है वो कोकून में बदल जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एस्टिमेटेड दैट अ लार्वी कंज्यूम फूड नियरली 30,000 टाइम्स इट्स बॉडी वेट। कहने का मतलब ये है, इसका जो लार्वा होता है वो 30,000 गुना अपने बॉडी वेट का 30,000 गुना लीव्स खाता है। ये आप लार्वा देख सकते हैं। इसका लार्वा ये थोरैक्स पे 1 2 3 जोड़ी, 1 2 3 4 और ये 5 जोड़ी लेग्स एब्डोमेन पे और 3 जोड़ी लेग्स थोरैक्स पे पाए जाते हैं। ये इसके लार्वा हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में सूंडी, जो लार्वा है उसको हिंदी में सबसे पहले अंडे से निकलने वाली सूंडी लगभग 3 मिलीमीटर लंबी स्लेटी रंग की होती है। दूसरा है, इसके मुखांग चबाने वाले होते हैं। इसके वक्ष में 3 जोड़ी, उदर में 5 जोड़ी, क्रमशः तीसरे, चौथे, 5वें, छठे और 10वें, सॉरी मैंने पहले 8वें खंड पे बता दिया था, 10वें खंड पर स्थित होते हैं। यानी कि टोटल इसमें 8 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। उदर में 8वें खंड पर पृष्ठीय सतह पर एक छोटी सी श्रृंगी उपांग पाया जाता है। ये इंग्लिश में नहीं था, हिंदी में है। श्रृंगी उपांग पाया जाता है जो पीछे की ओर मुड़ा होता है। इसे पृष्ठीय सूख या डॉर्सल स्पाइन, यानी कह सकते हैं कि हम एक स्पाइन पाया जाता है जो 8वें खंड पर होता है। सूंडी अंडे से निकलने के पश्चात शहतूत की पत्तियां खाना प्रारंभ कर देती है तथा 4 से 5 दिन के बाद शिथिल होकर प्रथम निर्मोचन करती है। इस प्रकार इसमें 4 बार निर्मोचन होता है और पूर्ण विकसित सूंडी लगभग 75 मिलीमीटर लंबी होती है। इसकी लार ग्रंथियां, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लार ग्रंथियां अत्यधिक विकसित होती हैं। सूंडी का जीवन काल प्रायः 30 से 35 दिन का होता है, परंतु ठंड के कई महीने लग जाते हैं, है ना। जीवन काल सूंडी का प्रायः 30 से 35 दिन का होता है, लेकिन ठंड के महीनों में ये कई महीनों तक लार्वल स्टेज में ही बने रहते हैं। 5 इंस्टार सूंडी कृमिकोश में बदलने से पहले कोया बनाना शुरू करती है। यानी 5वां इंस्टार जो इसका होता है वो कोया बनाना प्रारंभ कर देता है। कोया बाहर से अंदर की ओर बुना जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये अपने वजन का 30,000 गुना पत्तियां खा लेती हैं। नेक्स्ट है प्यूपा या कोकून। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें इसी स्टेज या इसी अवस्था से सिल्क प्राप्त होता है। सबसे पहले द कोकून इज ओवल शेप का होता है, अंडाकार होता है, अबाउट 30 mm लॉन्ग एंड 19 mm वाइड, जो कि 38 mm लॉन्ग एंड 19 mm वाइड, 38 मिलीमीटर लंबा और 19 मिलीमीटर चौड़ा होता है, जो कि वाइट और येलो कलर का होता है। इनसाइड इट लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा, इसके अंदर लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। द कोकून कंसिस्ट ऑफ सिंगल कंटिन्यूअस फिलामेंट्स स्पून एट अ रेट ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। 1 मिनट में जो ये धागा बनाता है उसका रेट क्या है, 15 सेंटीमीटर 1 मिनट में बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 से 4 दिन में
in 3 to 4 days nearly 1000 मीटर ऑफ सिल्क फिलामेंट इज प्रोड्यूस। 3 से 4 दिन के अंदर 1000 मीटर फिलामेंट, जो सिल्क का फिलामेंट होता है, बना डालता है। नेक्स्ट, लार्वा स्पाइन द सिल्क थ्रेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द कोकून इज अबाउट 2.5 mm लॉन्ग एंड 7 सेंटीमीटर वाइड। एंड लाइट ब्राउन इन कलर। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, द प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर 10 to 15 days when the adult moth is ready to emerge. It secrete an alkaline fluid, है ना। अगर जो प्यूपा से एडल्ट बनता है तब इसमें प्यूपा से कुछ लिक्विड सिक्रीट होता है जो थ्रेड को काटने में सहायता देता है। अगर हमें उससे थ्रेड प्राप्त करना है तो प्यूपा से एडल्ट ना बने उससे पहले ही प्यूपा को अंदर ही मार देते हैं। यही इस पॉइंट में समझाया गया। और लास्ट पॉइंट है कि बिफोर द इमर्जेंस, वही जो मैंने बताया, बिफोर इमरजेंस प्यूपा से एडल्ट निकलने से पहले ही कोकून आर आइदर बॉइल्ड इन वाटर, गर्म पानी में, या फिर ड्राइड इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में सुखा देते हैं, जिससे अंदर का प्यूपा जो होता है डाइड यानी मर जाता है। द सिल्क फिलामेंट इज रील्ड, फिर हम उससे सिल्क फिलामेंट को रीलिंग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कोकून। ये है, ये फर्स्ट पिक्चर में ये फर्स्ट स्टेज है कोकून बनाने की, ये कंप्लीट है। ये आप देख सकते हैं इसका लाइफ साइकिल जो मैंने लगाने की कोशिश किया है। आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। वही चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। अभी तक हमने पढ़ा रेशम कीट के बारे में, रेशम कीट की टाइप्स या प्रजाति या कह सकते हैं स्पीशीज के बारे में, रेशम कीट के लाइफ हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेशम कीट पालन। रेशम कीट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब रेशम कीट को कैसे पालते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेशम कीट या सेरीकल्चर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनीशन कैसे लिख सकते हैं, ये अगर जो आपको सिलेबस में है तो इसको पढ़ना ही ज़रूरी है। आप इसको देख सकते हैं। सेरीकल्चर का अर्थ रेशम उत्पादन का विज्ञान और कला दोनों से लिया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं इसमें रेशम कीट या सिल्क वर्म का पालन, शहतूत की खेती, रेशम धागे का उत्पादन शामिल होता है। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं इसकी, सेरीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। यानी कि हिंदी में आप देख सकते हैं सेरीकल्चर वह विज्ञान एवं कला है जिसमें रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीटों को पालना, रेशम कीट का पालन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेशम कीट का पालना प्लस शहतूत की खेती प्लस रेशम का धागा इक्वल होता है सेरीकल्चर की। ये थोड़ी हिस्ट्री है सेरीकल्चर की, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं 1 मिनट के लिए रोक दे रहा हूँ वीडियो, कुछ खास नहीं हिस्ट्री है,
कि 1000 वर्ष पहले कैसे रेशम था, उस हिसाब से मतलब थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, पढ़ लीजिएगा। हिंदी में वही हिस्ट्री दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं हिस्ट्री पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि उद्योग के नज़रिए से देखना चाहिए इसको। तो वो देखिए आप, सिल्क प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सिल्क प्रोडक्शन क्या होता है। सिल्क प्रोडक्शन करने के लिए हमें मेनली 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहली स्टेज है मलबरी कल्टीवेशन या मोरी कल्चर जिसे बोलते हैं, शहतूत की खेती। अब हमें रेशम कीट को पालने के लिए पहले उसके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भोजन कहाँ क्या है उसका? मलबरी। इसीलिए मलबरी कल्टीवेशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है इंसेक्ट रेयरिंग एंड कोकून प्रोडक्शन। दूसरा इंसेक्ट पालन और फिर उससे कोकून बनने तक के प्रोसेस को हम रेयरिंग एंड कोकून प्रोडक्शन सेकेंड स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज होती है थ्रेड रीलिंग या थ्रेडिंग, कोकून से रील बनाने तक के, या कह सकते हैं कोकून से फाइनल यार्न धागा बनाने तक के प्रोसेस को हम थ्रेडिंग बोलते हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं शहतूत की खेती, कीट पालन और धागा करना। ये 3 अवस्थाओं से मिलकर सिल्क प्रोडक्शन या सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं मलबरी कल्टीवेशन, दूसरा इंसेक्ट रेयरिंग, फिर अगला है थ्रीडिंग या थ्रेडिंग, थ्रेड रीलिंग, मलबरी टू थ्रेड प्रोडक्शन। मलबरी कल्टीवेशन। मलबरी लीव्स आर द मेन फूड ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म का मेन फूड क्या है? मलबरी लीव्स। देयरफॉर द मोर न्यूट्रिशियस एंड अबेंडेंट ऑफ लीव्स, प्रचुर मात्रा में जो न्यूट्रिशन पाई जाने वाली लीव्स होती हैं वो उसके लिए बेटर होती हैं, अच्छी होती हैं। टू ऑब्टेन सफिशिएंट लीव्स, मलबरी कल्टीवेशन इज इसेंशियल। अच्छी गुणवत्ता वाली सफिशिएंट लीव्स प्रोड्यूस करने वाली वेराइटीज़ मलबरी की इसेंशियल आवश्यक होती हैं। मलबरी कैन बी इजीली ग्रोन इन सैंडी एंड लोमी सॉइल। मलबरी जो होता है, शहतूत जो होता है, वो सैंडी और लोमी सॉइल में अच्छी ग्रोथ दिखाता है। देयर आर 20 स्पीसीज ऑफ मलबरी बट 4 स्पीसीज आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर सिल्कवर्म रेयरिंग। यहाँ 20 मलबरी यानी कि शहतूत की 20 स्पीसीज हैं, लेकिन उनमें से 4 स्पीसीज जो मोरस अल्बा, मोरस इंडिका, मोरस सेराटा एंड मोरस लैटिफोलिया, आप ये देख सकते हैं वो कल्टीवेटेड है और सिल्कवर्म के लिए अच्छी मानी जाती हैं। Among these, Morus indica is the most popular because it grows rapidly, provide leaves throughout the year, यानी कि पूरे साल भर इनसे लीव्स मिलती रहती हैं। लीव्स यानी कि पत्तियां मिलती रहती हैं और ये इसकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। नेक्स्ट है The Central Silk Board has developed several high-yielding varieties of this species. जो मोरस इंडिका है, इसकी कुछ वेराइटीज़ किसने डेवलप की है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है उसने डेवलप की है। कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं? कानवा 25, 30, कानवा 554 विच आर सुटेबल फॉर साउथ इंडिया, वाइल कानवा 5, 162, 5, 5,
19 and 5663 suitable for North India, suitable for North India। आप देख सकते हैं ये वैरायटीज जो नॉर्थ इंडिया के लिए सुटेबल होती हैं। हिंदी में भी आप हिंदी में भी ये सब देख सकते हैं। सेम चीज़ जो इंग्लिश में मैंने समझाई वो हिंदी में भी लिखी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोपोगेशन इन मलबरी सिल्कवर्म। मलबरी यानी कि शहतूत के प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। मलबरी इज प्रोपोगेटेड बाय सीड, रूट ग्राफ्ट एंड स्टेम कटिंग। चूँकि सीड के द्वारा, रूट ग्राफ्ट के द्वारा या स्टेम कटिंग के द्वारा ये या इनकी ब्रांचेस लगा देते हैं तो वो ग्रोथ कर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ब्रांचेस अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर फिंगर थिकनेस। ये स्टेम कटिंग जब लगाते हैं तो उसी का साइज दिया गया है 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, फिंगर थिकनेस की होती हैं। हैविंग 3 to 4 बड आर प्लांटेड डायरेक्टली इन द फील्ड और नर्सरी, है ना, जो प्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट वही हिंदी में लिखा हुआ है शहतूत का संवर्धन कैसे करते हैं। रूट के द्वारा, रूट ग्राफ्ट के द्वारा, बीज के द्वारा, स्टेम कटिंग के द्वारा। जिसमें स्टेम कटिंग जो होता है वो उसकी डिटेल ये रही 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी, 3 से 4 कलिकाओं युक्त, डायरेक्ट नर्सरी में या खेत में सीधे लगा सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ लीव्स, है ना, लीफ का हार्वेस्टिंग करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में। सबसे पहले विथ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर, इरिगेशन एंड इंटरकल्चरल ऑपरेशंस अबाउट 5000 to 6000 kg ऑफ लीव्स पर एकड़ कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर हमने मैन्योर, फर्टिलाइजर और इंटरकल्चर ऑपरेशंस अच्छे से किए हैं तो 5000 से 6000 किलोग्राम लीव्स 1 एकड़ से प्राप्त हो जाती हैं। हेल्दी ग्रीन लीव्स आर बेस्ट फॉर फीडिंग सिल्कवर्म। सिल्कवर्म को हेल्दी ग्रीन लीव्स ही फीड करने के लिए देनी चाहिए, क्योंकि हेल्दी ग्रीन लीव्स ही उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रदान करेंगी और मॉइस्चर के द्वारा होने वाले रोगों से भी बचाएंगी। तो हेल्दी ग्रीन लीव्स ही देनी चाहिए। आफ्टर प्लकिंग लीव्स स्टार्ट लूजिंग मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन। मतलब लीव्स की कटिंग करने के बाद में उनसे मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट का लॉस होने लगता है, इसीलिए उनको हम टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं एंड जिससे कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहे। अलटते पलटते रहते हैं, गनी बैग से ढक देते हैं, है ना, ये सारे प्रैक्टिसेस करते हैं। डिजीज्ड, रॉटन एंड ब्रोकन लीव्स शुड बी डिस्कार्डेड। ऐसी कोई लीव्स नहीं यूज में लेते हैं जिनमें रॉट लगा हो, कोई डिजीज लगी हो या फिर टूटी फूटी लीव्स हो। वेट लीव्स शुड नॉट बी फिट फॉर सिल्कवर्म, है ना। वेट लीफ यानी कि गीली लीव्स भी सिल्कवर्म को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। पत्तियों की कटाई कैसे करते हैं आपको मैंने इंग्लिश में समझा दिया, वही हिंदी में लिखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसका डिटेल में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोकिए और सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है इंसेक्ट रेयरिंग एंड कोकून प्रोडक्शन। ये सेकेंड स्टेज अब स्टार्ट हो जाती है। इंसेक्ट को रेयरिंग करेंगे और फिर कोकून प्रोडक्शन करेंगे। इंसेक्ट रेयरिंग, इंसेक्ट कैसे ग्रोथ करता है ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। लाइफ हिस्ट्री उसकी कैसे होती है मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ बात करेंगे रेयरिंग। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में बात करेंगे।
कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है सिल्क वर्म एग्स आर रिफर टू एज ए सीड। इसमें सिल्क वर्म एग्स जो होते हैं उनको हम सीड कहते हैं। वन जनरेशन इज कॉल्ड एज क्रॉप। इसकी एक जनरेशन को हम एक फसल कहते हैं या एक क्रॉप कहते हैं। दूसरा पॉइंट सीड क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिल्क वर्म रेयरिंग। सीड क्वालिटी यानी कि अंडे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर वो हेल्दी होगा तो उससे बनने वाला लार्वा भी हेल्दी होगा और फिर उससे जो अगली स्टेज जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है वो भी हेल्दी होगा। अगर सॉरी ये गुड क्वालिटी का होगा तो अच्छी जगह, अच्छे इंस्टीट्यूशन जहाँ से हमें ये सीड प्राप्त करते हैं यानी कि एग्स जहाँ से हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनेज। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ग्रेनेज क्या होता है, ऐसे जगह जहाँ से हमें सीड या सिल्क वर्म एग्स प्राप्त होते हैं या हम वहाँ जहाँ से ले प्रोक्योर्ड करते हैं उस जगह को हम ग्रेनेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला, द रेयरिंग एंड इंक्यूबेशन ऑफ एग इज नोन एज हैचिंग। अंडा पालना और अंडे से लार्वा निकलने के प्रोसेस को हम हैचिंग बोलते हैं, सबको पता होगा। एग्स आर स्प्रेड ऑन पेपर इन रेयरिंग ट्रे। और यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हम कैसे ग्रोथ करते हैं। सबसे पहले एक ट्रे लेते हैं, ट्रे में पेपर डालते हैं, फिर उस पर अंडे डालते हैं, बिछाते हैं, उसके ऊपर लीव्स जो होती हैं उनको डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक कॉटन या कोई कपड़ा बिछा देते हैं या फिर कपड़े से ढक देते हैं, जिससे उनका टेम्परेचर, लाइट, सारी चीज़ें मेंटेन रहें, है ना। रेयरिंग ट्रेज में ऐसे सारे प्रोसेस करते हैं। इसको हम किसी भी कंट्रोल्ड एरिया में कह सकते हैं कि छोटे से रूम के अंदर कर सकते हैं। बस लाइट और वेंटिलेशन यानी एरेशन का, हवा का आवागमन अच्छा होना चाहिए। व्हेन लार्वा स्टार्ट इमर्जिंग फाइनली चॉप्ड मलबरी लीव्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रे। इसी कपड़े के ऊपर हम मलबरी लीव्स रख देते हैं, जिससे कि लार्वा जैसे ही अंडे से निकले वो कपड़े से निकल करके लीव्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं एक प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये एक 2 स्टेजेस में जाएगा, जैसे कि एडल्ट यहाँ पर है, एडल्ट से अंडे, अंडे से लार्वा से प्यूपा, है ना। ये रहा प्यूपा, ये एक प्यूपा है, एक ही प्यूपा है। अगर जो हमें थ्रेड प्राप्त करना है, धागा बनाना है, तो प्यूपा इस स्टेज में आएगा, है ना। रेड कलर ले लेते हैं, स्टेज इस तरफ आएगा, धागा बनाना है। तो अगर जो उससे एडल्ट डेवलप करना है तो ये चलेगा लाइफ साइकिल का। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कई बार देखिएगा, समझ में आएगा। प्यूपा, इसको हम गर्म पानी में डालते हैं या स्टीम करते हैं, जिससे अंदर का जो प्यूपा होता है वो मर जाता है। फिर इसको हम धागा में रीलिंग कर लेते हैं। तो कीट पालन या कोया उत्पादन, ये आप लोगों को हिंदी में भी वही चीज़ बताई गई है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, इसी वजह से मैं इस चीज़ को आपको बता दे रहा हूँ। वही मैं पढ़ूँगा ही, आप भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट
ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेज रखी हुई हैं जिसमें कोकून्स रखे हैं। इसी के ऊपर मलबेरी लीव्स वगैरह डाल देते हैं, सॉरी दोस्तों। और ये कोकून फॉर्मेशन होता है इसी स्टेज में, आप देख सकते हैं। ये कह सकते हैं, इसको हम कोकून ट्रे भी बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ लीजिएगा हिंदी में। मैंने आपको जो अभी तक बताया वही सारी चीज़ें हैं। लास्ट स्टेप होता है कोकून प्रोडक्शन का या सिल्क वर्म पालन का, रेशम कीट पालन का लास्ट स्टेप होता है, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग एंड स्टिफिंग ऑफ कोकून। इसमें सेपरेटिंग फुल्ली फॉर्म्ड कोकून्स फ्रॉम द कोकूनेज इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कोकून्स से जो फुल्ली डेवलप्ड कोकून्स होते हैं उनको हम अलग करते हैं, उसको हम कोकूनेज से अलग करने को ही हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। कोकून्स शुड बी किल्ड एंड इमरजेंस ऑफ एडल्ट मॉथ, ना किल कर देते हैं जिससे कि इमरजेंस बिफोर इमरजेंस ऑफ सिल्क मॉथ के निकलने से पहले ही हम कोकून्स को किल्ड कर देते हैं, मार देते हैं। अदरवाइज कोकून गेट पियर्स्ड एज अ पियर्स्ड कोकून रिजल्टिंग इज ए ब्रोकन सिल्क फिलामेंट। नेक्स्ट है ना, अगर नहीं मारेंगे हम तो उससे वो कोकून को फाड़ के निकलेगा, है ना, कोया को फाड़ के निकलेगा, जिससे कि सारा का सारा थ्रेड खराब हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिफिंग। मारने की जो स्टीम करते हैं या फिर गर्म पानी में कोकून को डालते हैं, उस प्रोसेस को हम स्टिफलिंग बोलते हैं। आप समझिए एक बात को, जैसे एक ये धागा है, सिंगल धागा, इसके अंदर है कोकून या क्रेमिकोश। ये क्रेमिकोश है ना। अगर जो ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से ये धागा काट दिया तो ये सारे धागे यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ ख़त्म, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ ख़त्म, ये सारे धागे टुकड़ों में ही निकलेंगे। तो इसीलिए हम इसको हम अंदर ही मार देते हैं और फिर कोकून की रीलिंग करते हैं, कोया निकालते हैं, उसको स्टिफलिंग कर देते हैं, यानी कि मारने की प्रोसेस को। आप लोग हिंदी में है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आपको पिक्चर्स या अच्छे से समझाने, हिंदी में भी प्रोसेस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। थर्ड और लास्ट स्टेज इसकी होती है जिसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफ कोकून्स एंड रीलिंग प्रोसेस। सॉर्टिंग पहले छांटते हैं, जो किल्ड कोकून्स होते हैं उनको हम छांटते हैं, फिर उस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप होता है रीलिंग। रीलिंग आप इसमें देख सकते हैं, ये कोकून्स हैं, इस कोकून से एक ही धागा निकाल के एक ही जगह पे लगाया गया है जो राउंड शेप में घूमता है, जिसकी वजह से एक सिंगल धागा बनता है जिसको हम यार्न बोलते हैं। कोई को छाटना हो जाता है। देन रीलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ सिल्क थ्रेड। रीलिंग ने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे रीलिंग करते हैं। आफ्टर बॉइलिंग द कोकून बिकम सॉफ्ट एंड फिलामेंटस लेयर लूजन। इसकी जो लेयर्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं, मेकिंग रीलिंग ईजी, जो ईजली रील्ड हो जाती हैं, अच्छे से रील्स बनाई जा सकती हैं उनकी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द आउटर एंड ऑफ फिलामेंट्स। मैंने पहले ही बताया
बाहर होती है आउटर एंड, और इनर एंड अंदर होती है ना। 5 कोकून्स के पास से 4 से 5 कोकून की आउटर एंड एक साथ में इकट्ठा करते हैं और आइलेट या गाइड्स में के थ्रू रोटेटिंग व्हील पर लपेट लेते हैं। मैंने आपको पीछे भी दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं 4 से 5 कोकून्स से सिंगल धागा बन रहा है और एक रोलिंग रोल पे लपेटा जा रहा है। These combined filaments should be together। फिर इस यार्न को कई बार धुलते हैं और रासायनिक अम्लों से धुलाई किया करके साफ कर लेते हैं। इससे रेशम का धागा जो होता है साफ निकलता है और फाइबर सिल्क मिल जाता है। इसे फाइबर सिल्क कहते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसेंशियल मटेरियल फॉर सिल्क सेरीकल्चर कौन कौन से? ट्राइपॉड्स एक तरीके से, टेबल्स को हम ट्राइपॉड्स बोलते हैं जिस पर कोई भी ट्रेस रखी जाती हैं। वुडन ट्रेस के बारे में बताइए। नेट सिल्कवर्म के स्क्रीटा वगैरह को कलेक्ट करने के लिए। लीफ कटिंग नाइफ्स, चाकू होना चाहिए। हाइग्रोमीटर, इसमें मॉइस्चर वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, जैसे मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो बीमारियां बढ़ने लगती हैं, इसीलिए हाइग्रोमीटर का भी इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। हीटर होना चाहिए, कूलर होना चाहिए। कूनेज बास्केट जिसमें हम कोकून्स बनते हैं, वो कोकून वाली बास्केट मैंने आप लोगों को बताया था, सेपरेटली कोकून्स अलग अलग होते हैं, वो होना चाहिए। थर्मामीटर होना चाहिए एंड पफिन पेपर्स होने चाहिए। ये फाइनल हो गया। इसके अलावा आप लोगों में बचा हुआ है जिससे हम बोलते हैं कि रेशम कीट की बीमारियां और कीट, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा। एक वीडियो में ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है स्टडी RPS के। अगर मेरे हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो RPS के 035 मेरी इंस्टाग्राम ID है, इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं और बनाऊं, प्लीज़ पूरे वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।